Hello and welcome to the video of economics. What step is most likely to be taken at the time of economic recession? Increase in expenditure on public projects. इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम में कौन सा स्टेप ज़्यादा प्रेफर होता है, क्या स्टेप लेना ज़्यादा प्रेफर होता है इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पे कि आप पब्लिक प्रोजेक्ट्स के जो खर्चे हैं उसको आप बढ़ा दो. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट्स. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द लोन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन? लोन इंटरेस्ट रेट और डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या रिश्ता है? लोन इंटरेस्ट रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन. लोन इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन घटेगा, और लोन इंटरेस्ट रेट अगर घटेगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मनी मल्टीप्लायर एंड CRR? CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो. सो मनी मल्टीप्लायर और CRR में कैसा रिश्ता है? डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. मनी मल्टीप्लायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू CRR. मनी मल्टीप्लायर अगर बढ़ाओगे तो CRR घटेगा, मनी मल्टीप्लायर अगर घटाओगे तो CRR बढ़ेगा. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मनी मल्टीप्लायर एंड SLR? SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. तो मनी मल्टीप्लायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. SLR के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मनी मल्टीप्लायर अगर हम बढ़ाएंगे तो SLR घटेगा, मनी मल्टीप्लायर हम घटाएंगे तो SLR बढ़ेगा. Relation between the money multiplier and banking habit of people. Money multiplier is directly proportional to the banking habit of people. Money multiplier अगर हम बढ़ाएंगे तो banking habit of the people बढ़ेगा. Money multiplier अगर हम बढ़ेगा, और money multiplier अगर हम घटाएंगे तो banking habit of the people भी घटेगा. What is the relation between money multiplier and population? और population में आ जाएगा number of opened accounts. So money multiplier is inversely proportional to population और number of opened accounts. Money multiplier यदि अगर हम बढ़ाएंगे तो population और number of opened accounts कम होगा, और money multiplier अगर कम होगा तो population या number of opened accounts ज़्यादा होगा. तो इसको याद कैसे रखेंगे? इसमें पैटर्न देखिए. रिलेशन वाले क्वेश्चंस में लगभग सारा चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो कि बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल एंड मनी मल्टीप्लायर. तो यदि अगर आपको याद भी नहीं रहता है तो एक ही चीज़ आप याद रखो कि मनी मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, और बाकी सारे जो रिलेशंस हैं वो सारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं. Non-financial debt excludes the debt of the financial institutions, that is those institutions that borrow solely to relend the money. क्या ये स्टेटमेंट सही है? Yes, this statement is true. जो नॉन फिनेंशियल डेट होता है ना, वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डेट में नहीं होता है. सो जो नॉन फिनेंशियल डेट मतलब ऑब्वियसली जो नॉन फिनेंशियल डेट है वो फिनेंशियल डेट में कैसे आ सकता है? फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डेट में नहीं आ सकता. सो नॉन फिनेंशियल डेट एक्सक्लूड्स द डेट ऑफ द फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दैट इज दोज इंस्टीट्यूशंस दैट बोरो सोलली टू रीलेंड द मनी. फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है वैसे इंस्टीट्यूशंस या संस्थान जो कि पैसा कहीं से लेते हैं और उसको लेंड करते हैं, मतलब उसको लगाते हैं इंटरेस्ट पे, किसी को और को पैसा देते हैं. तो वैसे इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. जस्ट आजकल तो बहुत सारे ऐप बन गए हैं, ठीक है. नवी ऐप है, मनी कंट्रोल है, फिर आपका क्रेडिट भी है. तो ये सारे क्या है? ये आपका फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये सारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है ना फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो बैंकिंग आ गया. और नॉन फिनेंशियल NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो उसका आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है. तो क्रेडिट भी, नवी ऐप, ये सारे जो लोन ऐप है ना ये NBFC में आते हैं. और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जैसे बैंक हो गया, कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उसका जो डेट होता है उसमें नॉन फिनेंशियल का डेट को इंक्लूड नहीं होता. So once again, non-financial debt excludes the debt of the financial institutions, that is those institutions that borrow solely to relend the money. Is this statement true? Yes, this statement is true. A short-term debit instrument issued by RBI to a corporation is called what? A short-term debit instrument issued by RBI to a corporation is called certificate of deposit. A short-term debit instrument issued by RBI to a corporation is called certificate of deposit. Certificate of deposit क्या होता है? A short term debit instrument issued by RBI to a corporation. A short term debit instrument issued by RBI to a corporation is called certificate of deposit.
A short-term finance used for interbank transactions is called call money. Call money क्या होता है? A short-term finance used for the interbank transactions is called call money. A short-term finance used for interbank transactions is called call money. A bond that is issued at a deep discount to its face value but pays no interest. A bond that is issued at a deep discount to its face value but pays no interest is called actual bond या zero coupon bond. So actual bond या zero coupon bond क्या होता है? A bond that is issued at a deep discount to its face value but pays no interest. Non-financial debt excludes the debt of the financial institutions. Is this statement true? Yes, this statement is true. What are financial institutions? Financial institutions are those institutions that borrow solely to relend the money. A short-term debit instrument issued by RBI to a corporation is called certificate of deposit. A short-term finance used for interbank transactions is called call money. A bond that is issued at a deep discount to its face value but pays no interest is called actual bond or zero coupon bond. A short-term unsecured promissory note is called commercial paper. A short-term unsecured promissory note is called commercial paper. A short-term unsecured promissory note is called commercial paper. What is commercial paper? A short-term unsecured promissory note is called commercial paper. Actual bond और zero coupon bond क्या होता है? A bond that is issued at a deep discount to its face value but pays no interest is called actual coupon bond और zero coupon actual bond और zero coupon bond. कॉल मनी क्या होता है? ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस. कॉल मनी क्या होता है? ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस. और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? ए शॉर्ट टर्म डेबिट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई टू अ कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. Interest coverage ratio of a firm helps in understanding the present risk of a firm that a bank is going to give a loan to. Is this statement true? Yes. Interest coverage ratio of a firm, किसी फर्म का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है वो हेल्प करता है ये समझने के लिए कि फर्म का प्रेजेंट रिस्क क्या है. ओके, दैट अ बैंक इज गोइंग गिव अ लोन टू. सो बैंक क्या करती है? बैंक कैलकुलेट करती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसी फर्म का, और उससे बैंक को पता चलता है कि उस फर्म पे रिस्क कितना है कि हाँ वो पैसा वापस लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा. So this statement is true. So interest coverage ratio of a firm helps in understanding the present risk of a firm that a bank is going to give a loan to. Interest coverage ratio helps in evaluating the emerging risk of a firm that a bank is going to give a loan to. So this statement is also true. So interest coverage ratio help करता है दो चीज़ में. पहला कि present risk firm का क्या है, और दूसरा उसका emerging risk क्या है. ठीक है, evaluating the emerging risk. A high interest coverage ratio ensures safety of the interests on debts. अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा निकला ना किसी फर्म का, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक की बल्ले बल्ले है. तो बैंक को पूरा सिक्योरिटी के साथ, मतलब बैंक श्योर हो जाता है और पूरा आश्वस्त हो जाता है, एश्योर्ड हो जाता है कि ये फर्म जो है वो पैसा वापस लौटा सकती है टाइम पे, जो भी डेट लिया हुआ है, जो कोई भी कर्जा लिया हुआ है. तो किसी फर्म का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो ज़्यादा होना चाहिए. अगर आपका एक फर्म है और आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बैंक आपको लोन देगी बिजनेस करने के लिए. अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस, the highest percentage of the population in India was found in the age group of 5 to 14 years. 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जनगणना जो हुआ था 1991 में, उस सेंसस के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो इंडिया का फाइंड किया गया, जो एज ग्रुप, कितने एज ग्रुप वाले ज़्यादा पॉपुलेशन में थे? 5 से 14 साल के बीच के बच्चे, 5 to 14 ईयर्स. ठीक है, सो 5 to 14 ईयर्स का जो मतलब एज गैप है वो, सॉरी एज स्पैन है, इस उम्र के बच्चों का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था 1991 सेंसस के अकॉर्डिंग. और अभी क्या है? अभी एट प्रेजेंट 15 से 64 साल तक की जो उम्र है ये पॉपुलेशन ज़्यादा है. आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? 15 साल से कम के जो बच्चे हैं वो कम है उनका पॉपुलेशन, और 64 ईयर्स के बाद जो बूढ़े हैं उनका भी पॉपुलेशन कम है. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अभी इंडिया में किनका है? कौन से एज ग्रुप का है? 15 से लेके 64 साल तक का. यूरो इशू क्या होता है?
Euro issue includes the issue of ADR and GDR. Euro issue includes the issue of ADR and GDR. So ADR और GDR के इशू को जो क्लब करेंगे तो वो बन जाएगा यूरो इशू. It is a scheme of 1992 under which Indian companies are permitted to raise the foreign currency resources through the issue of FCCBs and the issue of ordinary equity shares through GDRs and ADRs to foreign investors, that is institutional investors or individuals, NRIs residing abroad. So Euro issue is the issue of ADR and GDR. इट इज़ अ स्कीम ऑफ 1992. सो 1992 में ये स्कीम रिलीज़ हुआ यूरो इशू का, जिसके अंतर्गत जो इंडियन कंपनीज हैं उनको ये परमिशन दिया गया कि आप फॉरेन करेंसी को रेज कर सकते हो. फॉरेन करेंसी कमाने के रिसोर्सेज को आप रेज कर सकते हो. कैसे? थ्रू द इशू ऑफ FCCBs एंड द इशू ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स. तो FCCBs के इशू को साथ ही साथ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स के इशू को साथ ही साथ मतलब जो GDRs और ADRs हैं इसको आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को आप दिखा सकते हो और वहाँ से आप पैसे को रेज कर सकते हो, फॉरेन करेंसी में पैसे को रेज कर सकते हो. फॉरेन करेंट इन्वेस्टर्स में क्या आ जाएगा? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे जो कि फॉरेन कंट्री के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे. साथ ही साथ जो इंडिया के जो मतलब इंडिया से जो बाहर सेटल हो गए हैं, जो नॉन रिटर्निंग इंडियंस हैं, NRIs, वो भी इंडिविजुअल्स, उनको भी आप ये सारे चीज़ दिखा के पैसा फॉरेन करेंसी आप ले सकते हो. सो व्हाट इज यूरो इशू? यूरो इशू इज द इशू ऑफ ADR एंड GDR. It is a scheme of 1992 under which the Indian companies are permitted to raise the foreign currency resources through the issue of FCCBs and the issue of ordinary equity shares through GDRs and ADRs to foreign investors, that is individual investors or institutional investors or individuals, NRIs residing abroad. ADR का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स. ADR का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स. GDR का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स. और FCCBs का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. ADR का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स. GDR का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स. और FCCBs का फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. अंडर द स्कीम ऑफ जवाहर रोजगार योजना, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इज रिजर्व्ड फॉर विमेन? जवाहर रोजगार योजना के तहत कितना प्रतिशत रोजगार महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, आरक्षित है? 30%. मतलब इस योजना के तहत जितना भी रोजगार जनरेट होगा, सपोज मान लीजिए 100 लोगों के लिए रोजगार जनरेट हुआ, तो 100 कौन सी योजना के तहत? जवाहर रोजगार योजना के तहत अगर 100 जॉब्स क्रिएट हुए हैं तो उसमें से 30 जो जॉब्स हैं वो विमेन के लिए रिजर्व्ड हैं. तो मेन को 70 सीट्स मिलेगी और विमेन को 30 सीट्स मिलेगी. नरसिम्हम कमिटी फॉर फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स सजेस्टेड. फिनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था नरसिम्हम कमेटी. और नरसिम्हम कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे. उन्होंने बोला था कि SLR को घटा दो, CRR को घटा दो और प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग को घटा दो. तो 3 चीज़ को घटाने के लिए उन्होंने नरसिम्हम कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए थे. SLR को कम करना है, CRR को कम करना है और प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग को कम करना है. सो SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो और प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग. इन तीनों फैक्टर्स को जब आप कम करोगे तो फिनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स बेहतर हो पाएंगे. और ये बात कौन सी कमेटी ने बोला? नरसिम्हम कमेटी. Corporation tax is a direct tax levied, collected and appropriated by the union or central government. No part of this tax can be assigned to the states. क्या ये बात सही है? यस, बिल्कुल सही है. जो कॉरपोरेशन टैक्स होता है ना, जो कोई कॉरपोरेशन है और उसका जो टैक्स होता है वो कौन वसूल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट ये टैक्स को वसूल करेगा और उस टैक्स का कोई भी शेयर स्टेट को नहीं दिया जाएगा. तो जितने भी कॉरपोरेशंस हैं, सारे कॉरपोरेशंस जो कॉरपोरेशन टैक्स फिल करते हैं वो किन के पास जाता है? भारत सरकार के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और कोई भी स्टेट में कोई भी शेयर उनका नहीं है. What is capital output ratio? Capital output ratio क्या होता है? Amount of capital needed to produce 1 unit of output. तो
आउटपुट का एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जितना कैपिटल या पैसा चाहिए उस अमाउंट को बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो. सो व्हाट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो? द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट. The main reason for low growth rate in India in spite of high rate of savings and capital formation is, देखो इंडिया में ग्रोथ रेट कम क्यों है? डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा जो सेविंग्स है वो हाई रेट है, हाई सेविंग्स है ना, सेविंग हाई रेट ऑफ सेविंग्स है और कैपिटल फॉर्मेशन भी हाई है. लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन भी हाई होने के बावजूद, रेट ऑफ सेविंग्स होने के, हाई रेट ऑफ सेविंग्स होने के बावजूद हमारा जो ग्रोथ रेट है भारत का वो कम है. क्यों? बिकॉज कैपिटल आउटपुट रेशियो भारत का बहुत ज़्यादा हाई है. कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत हाई होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़, अगर मान लो कोई भी नया चीज़ आप प्रोड्यूस करना चाहते हो तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए ऑब्वियसली कितना तामझाम है ना. मतलब ये लगाओ, वो लगाओ, ये परमिशन करो, वो परमिशन करो, ऐसा करो, वैसा करो, इतना तामझाम है कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है. तो अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर किसी कंट्री की ज़्यादा है तो डेफिनेटली उस कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो कम होगा. इसीलिए कैपिटल आउटपुट रेशियो को कम रहना चाहिए, ये डिज़ायरेबल है. कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होना चाहिए, मतलब कम खर्चे में आपका आउटपुट ज़्यादा निकल पाए कोई भी प्रोडक्ट का. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड इन 1991 बेस्ड ऑन कौन सा मॉडल? राव मनमोहन मॉडल. 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो अडॉप्ट की गई थी वो कौन से मॉडल पे बेस्ड था? राव मनमोहन मॉडल. With context to the new economic policy 1991, stabilization is the gradual and multi-step process, while structural adjustment is a quick adaptation process. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के तहत दो टर्म इंपॉर्टेंट हैं, स्टेबिलाइजेशन और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट. जो स्टेबिलाइजेशन होता है, स्टेबिलाइजेशन मतलब हौले हौले होगा, धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअल होगा, मल्टी स्टेप प्रोसेस होगा. स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का मतलब होता है क्विकली कोई भी चीज़ को क्विकली अडेप्ट कर लो. तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो होता है दैट इज़ अ क्विक अडेप्टेशन प्रोसेस एंड स्टेबिलाइजेशन इज अ ग्रेजुअल मल्टी स्टेप प्रोसेस. व्हाट डू यू मीन बाय फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन करेंसी? इंडियन करेंसी का फुल कन्वर्टिबिलिटी करना, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स रुपी इज़ फुल्ली एक्सचेंजेबल इनटू अदर इंटरनेशनल करेंसीज एंड वाइस वर्सा. तो रुपी क्या है? इसका मतलब होता है कि रुपी जो है वो फुल्ली एक्सचेंजेबल है इंटरनेशनल करेंसीज में. अगर 100 रुपी है तो सेम चीज़ का जो वैल्यू होगा वो 100 रुपये का जो वैल्यू है वही डॉलर्स में आपको मिलेगा, और वही चीज़ जो डॉलर का अमाउंट है, जितना उस प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, सेम चीज़ आपको रुपी में फुल्ली एक्सचेंज हो जाएगा. तो उसको बोलते हैं फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन करेंसी. सो व्हाट इज फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन करेंसी? इट मीन्स रुपी इज फुल्ली एक्सचेंजेबल इनटू अदर इंटरनेशनल करेंसीज एंड वाइस वर्सा. दूसरा, इट अट्रैक्ट्स द फॉरेन कैपिटल इनफ्लो इन इंडिया. सो फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी, अगर इंडियन करेंसी फुल्ली कन्वर्टेबल होगा तो इससे फ़ायदे ये होंगे कि फॉरेन कैपिटल जो होंगे वो इंडिया में ज़्यादा इनफ्लो आएगा, मतलब फॉरेन करेंसी इंडिया में ज़्यादा आएगी. इट ऑल्सो मीन्स फ्री फ्लोट एंड इंटरनेशनल विद द इंटरनेशनल करेंसीज. इंटरनेशनल करेंसीज के साथ फ्री फ्लोट होना, ये भी एक टर्म है जो हम यूज़ कर सकते हैं फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में. इट एक्ट्स लाइक एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी. इंडियन रुपी जो है इट कैन एक्ट लाइक एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी. ठीक है, तो आप यहाँ पे हो, आप अमेरिका चले गए तो अपने रुपी को लेकर के आपके पास जो नोट होगा तो वो 500 रुपये का नोट होगा. अब वो लेकर के आप अमेरिका चले गए तो 500 रुपये का जो नोट है उसका जो वो वैल्यू है, सेम वैल्यू का आपको डॉलर मिल जाएगा, आप एक्सचेंज हो जाएगा वो चीज़. ऐसा नहीं है कि 500 रुपये का यहाँ सामान वहाँ 300 रुपये का वैल्यू का वो चीज़ मिल जाएगा, ऐसा नहीं. 500 रुपये का उस एक प्रोडक्ट है तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली इंडियन रुपी में कुछ और होगी और US डॉलर्स में कुछ और होगी. तो वैल्यू जो है वो आपका एक्सचेंज, करेंसी जो है वो आपका एक्सचेंज हो जाएगा. ठीक है, सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.